तो बच्चों, आपको जैसा पता है कि हमारी 6 क्लास है और 6 क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 2 देख रहे थे। क्लियर है? विविधता एवं भेदभाव को हम लोग आपका पढ़ रहे थे। इसी पर हम लोग जो है अपनी चीजों को एक एक करके जो था सारा हमने इसमें बहुत सारी चीजों को इसमें देखा, पढ़ा और जाना था। आज हम लोग इसमें आगे हम लोग आपका पढ़ेंगे और इसमें आगे हम लोग आपका देखेंगे। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। तो कल सबसे पहले हमने जो था आपका बात की थी रूढ़िवादी धारणा बनाना, कि सबसे पहले हमारे समाज में रूढ़िवादी धारणा जो है वो आपका बनी कैसे है, कहां से उसका उदय है, रूढ़िवादी धारणाओं का, उसी के विषय में हम लोग आपका देख रहे थे। और हमने देखा क्या लोगों ने क्या कर लिया है, एक अपनी छवि बना ली है किसी के प्रति, पक्की धारणा बना ली है कि ये जो है इसी प्रकार से होगा, इस तरह की चीजें हैं, और वैसे ही हम लोग आपका देख लेते हैं। जैसे हम किसी को, मैंने आपको पाकिस्तान का एग्जांपल दिया था कि पाकिस्तान का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले आतंकवाद की छवि आती है। क्लियर है? लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के सारे लोग ही आतंकवादी हैं। क्लियर है? तो ये तरह हमको तो आपका देखना है कि हमको साथ में पूर्वाग्रह का शिकार नहीं होना है, रूढ़िवादी चीजों का नहीं होना, और असमानता के विषय में हम लोग देख रहे थे। भेदभाव हमने पढ़ा कि भेदभाव क्या है। भेदभाव क्या है? जब हम पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी जो हमारी विचारधारा है उनके धारणाओं के आधार पर जब हम किसी के साथ आपका भेदभाव करते हैं तो यही भेदभाव आपका क्या हो जाता है, यही चीज हमारे समाज में दिखने लगती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम किसी मोहल्ले में रहते हैं तो मोहल्ले में किसी खास वर्ग को दबाने की कोशिश करते हैं, समुदाय को। दूसरी कोशिश हम लोग इसमें आपका देखते हैं कि हम लोगों को हैंडपंप से पानी नहीं बनने देते, सार्वजनिक स्थान पर उनको खड़ा नहीं होने देते। अगर मान लीजिए वो चाय कप में आपका पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, उसके बाद हम उनको इस्तेमाल नहीं करते, तोड़ देते हैं, तो ये सारी चीजें हमको इंडिकेट करती हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ, उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं, जो क्या है संविधान भी इसके खिलाफ है और मानवता के हिसाब से भी ये क्या नहीं है, आपका पर्याप्त नहीं है और आपका सही नहीं है। ये हमको आपका देखना है। क्लियर है? तो इतना हम लोग इसमें देख चुके हैं और इतना हम इसमें पढ़ भी चुके हैं। इससे आगे किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, भेदभाव जो आप कह रहे हैं कि जो आपका भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप याद रखें कि पिछले पार्ट में समीर 1 और समीर 2 एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग है था, यह विविधता का एक पहलू है, पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपनी विभिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। कैसा होता है? जो हमारे कस्टम्स हैं, जो हमारे रीति रिवाज हैं, अगर हमको उनका निम्न कोटि का मानते हैं तो ये चीजें ऐसे दिखती है। दोनों समीर में से एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि था। कह रहा है एक पृष्ठभूमि क्या हो गई उनकी, एक पृष्ठभूमि थी उनकी धर्म के आधार पर कि वो अलग थे, और दूसरी पृष्ठभूमि थी क्या उनकी, आर्थिक पृष्ठभूमि। समीर 2 गरीब, विविधता का पहलू नहीं है, यह तो असमानता है। और कह रहे हैं कि वो गरीब था, इस गरीबी की वजह से वो क्या नहीं है, आपका विविधता का पहलू नहीं है, बल्कि क्या है, वो असमानता थी, अनइक्वालिटी थी। किसके आधार पर? आर्थिक आधार पर। तो आर्थिक आधार पर अगर कोई समान नहीं है हम उसको असमानता मानेंगे, हम उसको भेदभाव या आपका विविधता नहीं कह सकते। देखिए, बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधन और पैसा नहीं होते। कह रहे कुछ ऐसे लोग हैं, देखिए आदमी क्या चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। ये आदमी की क्या है, ये मूलभूत जरूरत है। कैसी है ये? किसी की मूलभूत आपकी जरूरत है। अगर किसी व्यक्ति के पास ना तो ऐसे संसाधन है, संसाधन का मतलब रिसोर्सेज हैं, यानी कि जिसके माध्यम से वो आपका पैसा कमा सके, घर, रोटी, चीज की व्यवस्था कर सके, वो संसाधन नहीं है, और पैसा नहीं होते, तो इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि के साथ भेदभाव किया जाता है। और यही कारण है कि उनके साथ चाहे कोई ऑफिस हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो या कोई भी ऐसी यूनिट हो, उनके साथ क्या होता है, उनके साथ भेदभाव यानी कि डिस्क्रिमिनेशन जो है वो किया जाता है।
भेदभाव क्या है आपका? हमारी रूढ़िवादी विचारधारा, हम जो आपके शिकार हैं पूर्वाग्रह के, वही आपका रूढ़िवादी विचारधारा है। क्लियर है? ये आपको इसमें देखना है। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। कैसा होता है? विविधता के आधार पर, असमानता के आधार पर ही क्या होता है, दोनों को क्या करना पड़ता है, भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि वे सामुदायिक सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान माना ही नहीं जाता। अब देखिए, कुछ ऐसे समुदाय हैं, हम कह देंगे, क्या मान लेंगे कि जो उनकी आपका संस्कृति है वो आपका मूल्यवान नहीं है। ठीक, ऊपर से यदि वे गरीब हैं और उनके पास अपनी जरूरतों को पूरा करने का संसाधन नहीं है, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना करना कई जनजातीय लोगों, धार्मिक समूह और खास क्षेत्र के लोगों को रखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? उन खास तरह के जो क्षेत्र हैं, लोग हैं, उनको भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। अब देखिए, कहीं आपका जनजातीय लोगों के साथ, कहीं आपका धार्मिक आधार के साथ ये चीजें होती है। ठीक, अब देखिए, तो आप इसको देख रहे हैं कि कैसे जो भेदभाव की चीजें हैं वो किस तरह से हमारे समाज में बरकरार हैं और क्या उनका आधार है, आप इसको समझ सकते हैं देखकर। अब देखिए, भेदभाव का सामना करने पर अगर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन है और ऐसी कंडीशन में आप अगर उनका सामना करते हैं, तब क्या है, अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं। अब देखिए, लोगों को अपने घर का गुजारा करना है, अपना खर्चा करना है, तो ऑब्वियस है वो कोई अलग अलग तरह का ऑक्यूपेशन करता है, जैसे पढ़ना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ाईगिरी करना, खेती एवं बुनाई इत्यादि। लेकिन कुछ कामों को दूसरे के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्वपूर्ण माना जाता है। अब देखिए, हमारे समाज ने भी काम को भी आपका डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या कि अगर कोई व्यक्ति बर्तन धोता है, बाल काटता है, कचरा उठाता है, सफाई करता है, तो उसका क्या है, समाज में उसका कम महत्व है। क्लियर है? कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, उसका महत्व ज्यादा है। अब मुझे बताइए, हर आदमी जो जिसकी जॉब है वो अपनी जॉब को क्या है, कंटिन्यूअसली आपका कर रहा है। तो जब काम करने वालों में भेद नहीं है, तो हमारी सामाजिक संरचना हमने ऐसी क्यों बनाई कि हम उनको महत्व कम दे रहे हैं, जबकि हर व्यक्ति अपना काम करके अपनी आजीविका चला रहा है। तो ये समाज में जो विभाजन है, जो गैप है, आखिर में ये कहां से पनप रहा है, ये हमको देखना है। ठीक, अब देखिए, इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उनको गंदा और अपवित्र माना जाता है। अब देखिए, जो लोग आपका सफाई करते हैं उनको क्या मानते हैं, गंदा और अपवित्र जो है आपका माना जाता है। यह है जाति व्यवस्था का एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है, और कह रहे हैं कि एक जाति व्यवस्था का कड़ा है, क्या है, बड़ा महत्वपूर्ण पहलू। जाति व्यवस्था में लोगों के समूह को एक तरह से पीढ़ी के रूप में देखा गया है, जिनमें से एक जाति दूसरी जाति के ऊपर या नीचे थी, जिन्हें अपने आप को इस सीढ़ी में सबसे ऊपर रखा, जिन्होंने अपने आप को ऊंची जाति का और उत्कृष्ट कहा। जिन समूहों को इस सीढ़ी के तले रखा गया वो अछूत और अयोग्य कहलाए। क्या कहलाए? अछूत और अयोग्य। अब देखिए, इसमें एक सीढ़ियां बन गई। सीढ़ी का मतलब है स्टेप, यानी कि गैप बन गया। एक ऐसी जाति है जो अपने आप को कहां दिखाती, ऊपर दिखाती है। एक दूसरी जाति जो उसके नीचे दिखाती है। इस आपके जाति के नीचे भी जाति है, यानी कि एक ऐसी जाति है जो अपने आप को सबसे अच्छा बताती है कि हम सबसे अच्छे हैं। उसके बाद दूसरी आपका जाति आती है जो मध्यम वर्ग में हो सकती है, फिर नीचे आती है और उनको क्या मानते हैं कि ये पिछड़े हैं बहुत आपका, और ये क्या है, नीची जाति के हैं, दबे हुए। यानी कि एक स्टेप वाली चीजों को इसमें रखा है कि एक जाति दूसरी जाति के ऊपर है या नीचे है, कि हम तुमसे बड़ी जाति के हैं, हम तुमसे छोटी जाति के।
ये चीज हमारे समाज में पहले बहुत ज्यादा विद्यमान थी। ऐसा नहीं है कि आज नहीं है, नहीं, ये आज भी बरकरार है, लेकिन समाज में जितना समाज हमारा शिक्षित हो रहा है इन चीजों को छोड़ता जा रहा है। क्लियर है? ये आपको देखना है। अब देखिए, इसको पढ़िए। दलित वह शब्द है, हम बहुत बार देख रहे थे दलित दलित। दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोगों की पहचान के रूप में इस्तेमाल करता है। क्या होता है कि जो आपका नीची जाति के जो लोग हैं, उन नीची जाति के लोगों के पहचान के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि ये क्या व्यक्ति है, ये आपका दलित है। वे शब्द को अछूत से ज्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब होता है दबाया गया, कुचला गया। अब ऐसे नहीं कि उन पर बुलडोजर चला दिया बच्चों, या उनको किसी ट्रैक्टर के नीचे दबा दिया, नहीं, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। कैसे? दलितों के अनुसार शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रह और भेदभाव ने दलितों को दबा कर रखा है। किसकी वजह से? पूर्वाग्रह और भेदभाव किसने करे हैं? इस सामाजिक कारणों की देन है। ठीक, सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। कहां रखती है? शेड्यूल जो आपके ट्राइब है, अनुसूचित जो जाति है, अनुसूचित जाति, उनके वर्ग में रखती है। यानी कि ऐसे लोग जो समाज की मूल धारा से पिछड़ गए हैं, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, उनको हम क्या कहते हैं? दलित। और दलित के लिए एक शब्द आता है आपका डिप्रेस। क्लियर है? ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो फिलहाल जितना हमने पढ़ा है, मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं। आप लोग पूरे लेक्चर को एक बार पीछे से देख लीजिए क्रम में। कुछ भी ऐसा हो, असमानता, भेदभाव, रूढ़िवादी, आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे। आपको पूर्व धारणाएं, समाज में बनी कुरीतियां, कैसे भेदभाव, असमानता होती है, कैसे इन चीजों को महत्व दिया जाता है, हम कैसे किसी को दलित बोल देते हैं, कैसे हम किसी को पिछड़ा बोल देते हैं, तो इन सबकी जो पृष्ठभूमि है इस चैप्टर से तैयार हो रही है। यह आपको पढ़ना चाहिए और आपको रिवीजन करना चाहिए। कोई भी अगर डाउट बनता है तो आपको पूछना भी चाहिए। सभी बच्चे कल से बुक लेकर आएंगे क्लास में और एक नोट कॉपी सामने रखेंगे, क्योंकि मैं देखता हूं बहुत बच्चे ऐसे हैं, मैं बताता रहता हूं, कुछ अंडरलाइन करता रहता हूं और बच्चे की पॉइंट के रूप में उसको नोट करते रहते हैं। तो ऐसे चैप्टर के सिनॉप्सिस तैयार हो जाते हैं। इनमें क्या होता है, जब हम लोग आपको चैप्टर को रिवीजन करते हैं तो हमको पूरा चैप्टर पढ़ना नहीं पड़ता, फिर जो आपके की पॉइंट होते हैं हम उनको लिखते चले जाते हैं, हम उनको रिवीजन करते हैं। ठीक है ना? चलो, तो ऐसे कितने बच्चे प्रॉमिस करते हैं कि अब डेली सारे चैप्टर को रिवीजन करेंगे जो आपके क्लास में पढ़ाए जाएंगे, चाहे स्कूल में हो चाहे आपके वर्चुअल में? चलिए एक बार ये देखिए, जाति के आधार पर कक्षा में किसी बच्चों को दूसरे बच्चों से अलग बढ़ाना भेदभाव का एक रूप है। चलिए, तो ये देखिए, अब इन 2 बच्चों को अलग बैठाया गया है आपका पूरी क्लास से। क्यों बैठाया गया है? जाति के आधार पर। तो ये क्या है? ये असमानता है, भेदभाव है, रूढ़िवादी है। तो ये क्या है? ये भेदभाव का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये 2 बच्चे कैसे हैं? पूरी क्लास से अलग बैठे। ऐसी ही एक शख्सियत थी जिन्होंने इस दर्द को बहुत झेला है और हम उनके बारे में अभी पढ़ेंगे, लेकिन आप सबसे पहले ये पूरा जो आपका पैराग्राफ है हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे। इन्हें अछूतों को दिए गए काम के अलावा और कई काम करने की इजाजत नहीं थी। यानी कि जो हमने जिन लोगों को अछूत बना दिया वो कोई और काम नहीं कर सकते थे। एक उदाहरण के लिए, कुछ समूहों को सिर्फ कचरा उठाने और मरे हुए जानवरों को गांव से हटाने की इजाजत थी। ऊंची जाति के लोग घर में घुसने, गांव में कुएं से पानी लाने और यहां तक कि मंदिरों में घुसने की इजाजत नहीं थी। उनके बच्चे दूसरी जाति के बच्चों के साथ स्कूल में बैठ नहीं सकते थे। इस तरह ऊंची जाति के लोग जो अधिकार हासिल था उन्हें तथाकथित अछूतों से वंचित रखा गया। यानी कि देखिए, जिस तरह से उनको काम बनाकर सौंप दिया कि वो कचरा ही उठाएंगे, ध्यान दीजिए, क्या करेंगे? वो आपका कचरा ही हटाएंगे और उन्हें दूसरे काम करने की कोई क्या नहीं है, उनको आपका इजाजत नहीं है। वो मरे हुए जानवर ही उठाएंगे। तो इस तरह से ऊंची जाति के लोगों ने क्या कर दिया, उनका अपना जो आधिपत्य था उन जातियों पर बना कर रखा। क्लियर है?
तो इस तरह से एक बड़ी जाति ने एक दूसरी जाति को हमेशा दबा कर रखा, और जिसका कहीं ना कहीं परिणाम आज हमको देखने को मिलता है। क्लियर है? चलिए इसको एक बार देख लीजिए, अछूत क्या होते हैं मैं आपको समझा चुका हूं। ऐसी एक कहानी है, एक आपकी शख्सियत है जिनके विषय में हम लोग पढ़ेंगे, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप ऐसी शख्सियत, ऐसी पर्सनैलिटी को आप पहले से जानते होंगे। ऐसे कितने बच्चे हैं जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जानते हैं? हाथ खड़ा कीजिए जिन्हें कुछ भी पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। गुड आपका मॉर्निंग नाम सर। क्या? वेरी गुड मॉर्निंग। आपका नाम क्या है? कुमारी अश्विनी भारती। अश्वनी भारती। आप जानते हो अश्वनी अंबेडकर के बारे में? जी बताइए कुछ अपने शब्दों में, कुछ आपको जितना भी आता है बताइए। सर, जब वो छोटे थे तब उनके जो पिता हैं वो फौज में थे। बहुत बढ़िया। जब वो छोटे थे तो उनके पिता तो आर्मी में थे, और तब उसके बाद उन्हें एक गांव में आना पड़ा क्योंकि ठीक है। उनके पिताजी की नौकरी नहीं थी, उन्हें निकाल चुका था आर्मी से। तो आगे इसलिए बताइए। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उन्हें गांव में ही रहना पड़ा, और उनके साथ वहाँ गांव में बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ। जैसे जैसे ही वो स्कूल जाते थे, कुछ बच्चे उनकी किताबें फाड़ देते थे, और उन्हें स्कूल में पानी भी ढंग से नहीं पिलाया जाता था। और फिर भी वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, उनके मास्टर भी उन्हें बहुत अच्छा माना करते थे, और जो उनके मास्टर थे उनने उन्हें फ्री में पढ़ाने की सोची। बहुत बढ़िया। आपको कोई और सहपाठी कुछ बोलना चाहे? पास वाले जो बच्चे हैं कुछ भी बोलना चाहे? चलिए कोई बात नहीं। देखिए भारती, आपने बहुत अच्छा बताया, और बहुत अच्छी बात है कि कम से कम आपको अंबेडकर जी के बारे में कुछ उनकी जीवन परिचय, जीवनी से आप अच्छे से परिचित हैं, और एक इतनी छोटी आप कक्षा में आप इतने बड़े भारत के महान आपके संविधान वेता के विषय में जानते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए आप इस तरह से पढ़ते रहिए, और सभी बच्चों से मैं कहूंगा कि आप लोग अगर कुछ भी है तो आप प्लीज उनको शेयर करते रहिए। आइए देखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। अब देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 से 1956 ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है, और इसके बीच का इनका जो है टाइम पीरियड रहा, मतलब इन्होंने जीवन जिया। को भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ दो शब्द आए हैं, आपको ध्यान देना है। एक शब्द है दलिता, जो आपके दलित हैं उनके सबसे बड़े नेता के रूप में, और संविधान के पिता, पिता का मतलब होता है निर्माता, पिता का मतलब क्या होता है? निर्माता के रूप में हम लोग जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था, जो अछूत मानी जाती थी। अछूत मतलब जिस व्यक्ति को हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद 17 अछूत यानी कि अनटचेबिलिटी जो है हमारे देश में पूरी तरह से बैन है। आप किसी को अछूत आप तरीके से या कोई ऐसी हीन भावना को अगर आप व्यक्त करते हैं तो आप जेल जाने के हकदार हैं। क्लियर है? आर्टिकल 17 में संविधान में विशेष प्रोविजन है इसके लिए। अब देखिए क्या माना जाता है इनको अछूत। भेदभाव कैसे हो रहा था? जब हम सामाजिक संरचना को आपका देख रहे हैं, लोगों की रूढ़िवादी जो सोच है, क्लियर है, जो आपके लोग शिकार हैं पूर्वाग्रह के, क्लियर है। आप शिकार हैं तो उनकी मेंटालिटी भी आपकी वैसी है। तो जहां भी वो जाते हैं, चाहे आपका मंदिर हो, चाहे आपका सार्वजनिक कोई स्थान हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, यहां तक कि पानी पीने की जगह तक उनके साथ भेदभाव किया जाता था। ठीक, आगे देखते हैं। महार जाति के लोग गरीब होते थे, उनके पास जमीन नहीं थी, और उनके बच्चे को वहीं काम करना पड़ता था। अब देखिए क्या स्थिति है उनकी, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। जो वे थे उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था, और गांव के अंदर ही आने की इजाजत नहीं थी। यानी कि वो गांव में ही रहेंगे, काम करेंगे, गांव के अंदर वो आपका प्रवेश नहीं कर सकते। बताइए बच्चों, आप गांव में रह रहे हैं, आप गांव से बाहर
नौकरी आपको मिलेगी नहीं, गांव में आपको दूसरे के परमिशन से अंदर आपको जाना पड़ेगा, और आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो, आपको क्लास में सबसे अलग बैठाया जाए, दूसरा मंदिर मस्जिद में आपको घुसने ना दिया जाए, जहां पर स्कूल हो वहां भी भेदभाव रखें, और सबसे बड़ी बात, काम को लेकर जो एक सोच बनी हुई थी उस सोच को कैसे तोड़ा जाए। तो इसके लिए एग्जाम्पल सेट किया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। कैसे? अंबेडकर अपनी जाति से पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज में पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने का प्रोत्साहित किया, दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि जाति व्यवस्था से बाहर निकल सके। क्या कहा कि सबसे पहले हमको एजुकेटेड होना है, हमको पढ़ना है, पढ़ने के बाद हमको जॉब करनी है। अगर हम शिक्षित होंगे तो जो ये जाति व्यवस्था का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, हम इससे बाहर निकल सकते हैं। तो इस तरह की बातें जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कही है। देखो बच्चों, फिलहाल तो जो है आपका समय जो है वो आपका समाप्त हो रहा है। समय समाप्त होने की वजह से मैं आपको पूरा नहीं पढ़ा पाऊंगा, मैं कल इसको पूरा अच्छे से कंप्लीट कर दूंगा। तो फिलहाल जो है मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और बच्चों, जो बच्चे जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग चैप्टर को रिवीजन करिए। थैंक यू सो मच।